नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज तक के इस डॉक्टर स्पेशल में आपका स्वागत है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच हमारी ये कोशिश है कि शहर दर शहर से सबसे बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, वो आपको बताएं कि कोविड के ये मामले देश भर में क्यों इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इसी के साथ क्या है उपाय, संक्रमण की तेजी से फैलने का आखिर क्या है वजह। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख के पार मामले आए हैं। ये अपने आप में संकेत काफी है ये बताने के लिए। देखिए, लगातार कुछ दिनों से जब आप देख रहे थे तो 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन क्या अब 1.5 लाख पर मामला जरा सा पहुंचा है। जो तस्वीर फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 2,34,000, माफ कीजिएगा, 2,34,000 मामले हो गए हैं दरअसल, यानी रफ्तार और बढ़ रही है। 2,15,000 के करीब केसेस पहले आ रहे थे, लेकिन अब केसेस 2,34,000 के पार हो गए हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, और ऊपर जाता हुआ ग्राफ इंडिया के लिए कितनी बड़ी चिंता है। 2 लाख जब केसेस पार हुए पिछले 2 दिन में, तभी खलबली मच गई थी। अब 2,34,000 के पार जाना ये साफ संकेत है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और अभी तक के उठाए हुए कुछ भी कदम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। तो इससे पहले कि आपका मैं परिचय उन खास डॉक्टर से कराऊं जो महाराष्ट्र स्पेशल में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैसे टूटेगी आखिर कोरोना की ये चेन, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दुकान, मॉल सब बंद है। प्रवासी मजदूरों का कारवां अपने अपने घरों को लौट रहा है। 30 अप्रैल तक सख्त पाबंदी के दायरे में है महाराष्ट्र, लेकिन क्या इससे टूट पाएगी कोरोना की चेन? एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत. कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील. की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन, म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल. आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत. महाराष्ट्र में कोरोना महाकर्फ्यू के 3 दिन बीत चुके हैं। आज जरा मुंबई का हाल देख लीजिए। लेकिन इन उपायों के बावजूद राज्य में कोरोना के ग्राफ में कोई सुस्ती नहीं आई है, बल्कि रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 63,729 नए केस कल आए, जबकि 398 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। मुंबई में कल अकेले 8,839 नए केस आए, जबकि 53 लोगों की मौत हो गई। नागपुर और पुणे जैसे शहर भी महाराष्ट्र के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात कोरोना के नए प्रकार को लेकर है। जनतेला अपील करेल की आपण निश्चित प्रकारे आपल्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरला साथ द्यावी, मास्क घालावा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं आणि ब्रेक द चेनला पूर्णपणे यशस्वी करावं। जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है, महाराष्ट्र और मुंबई में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। यहाँ तक कि दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा केस और मौत के आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि कोरोना की ये चेन कैसे टूटेगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपका परिचय उन खास डॉक्टर से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक, जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रीज के, वो जसलोक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली, कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के, मेंबर है महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और ऐसे ही 2 अन्य डॉक्टर्स भी, डॉक्टर राहुल पंडित जो कि डायरेक्टर है क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल्स मुंबई के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ेंगे,
वो भी महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। वो दरअसल मेंबर हैं इस पूरे टास्क फोर्स के। मैं आपके साथ डॉक्टर भंसाली शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि इस बार हम मुंबई स्पेशल के जरिए, महाराष्ट्र स्पेशल के जरिए ये सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये चेन कैसे टूटेगी। अब इस चेन को तोड़ने में जो आम व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी को जब नहीं निभाएगा तो कैसे टूटेगी ये चेन? जो संक्रमण का ये इस बार जो तेजी रही है, जो रफ्तार रही है, उसकी वजह आप बताएं, साथ ही अगर उसमें लापरवाही और नया स्ट्रेन शामिल है तो, और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर परिस्थितियां क्या हैं, और तीसरी तरफ अस्पतालों में क्या हालात है और कैसे टास्क फोर्स पूरे लड़ाई को आगे ले जा रहा है। जी अंजना जी, पहली बात तो आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि ये इसका एक साथ वेव क्यों आ गया। मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे आके अंजना जी ये बात बताई थी कि हम लोग यूके, यूएस, यूरोप इन कंट्री से 3 महीना पीछे चल रहे थे। वहां पे 3 महीना केसेस आगे चल रहे थे। उसके एग्जैक्ट 3 महीने बाद अगर आप फर्स्ट वेव को अगर ढंग से आप उस डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 महीना हम लोग उनसे पीछे चल रहे थे। वहां पे अभी कोविड केसेस कम हुए थे। हम लोगों को लग रहा था, जब वहाँ केसेस बहुत बढ़ रहे थे तो हमें लगा था कि हमने महाराष्ट्र में, इंडिया में बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया और यूके और यूएस में कंट्रोल नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वहां पे वो सेकंड वेव चल रही थी। वहां पे सेकंड वेव खत्म होनी शुरू हुई और हमारे यहाँ पे सेकंड वेव आई, जो केरला में आई, महाराष्ट्र में आई। और मैं बार बार आपके चैनल पे ये बात बोला था कि महाराष्ट्र और केरला में आई और इसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये जाने वाली है। दिस इज नॉट ए सर्च, दिस इज जस्ट सेकंड वेव। हमको इसको ढंग से टैकल करना पड़ेगा। जहां तक तैयारी की बात है, यस तैयारी हुई है। लॉकडाउन जब पहली बार हुआ था, लोग कई बार कहते हैं जब पहले लॉकडाउन हुआ था अब लॉकडाउन की जरूरत क्या, हमने तैयारियां क्यों नहीं की? तैयारियां हर तरह से हुई है। पहले के लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास पीपी किट थे, आज पीपी किट हमारे पास अवेलेबल है, मास्क हर जगह अवेलेबल है, हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ी हुई है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, पेशेंट डायग्नोज होकर के हमारे पास आ रहा है, हमें उसको ट्रीट करना है। बट ये सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव एक तूफान की तरह आती है, साइक्लोन की तरह आती है। जो स्पीड से तूफान आता है उस स्पीड से तूफान निकल जाएगा, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी, पब्लिक की भागीदारी बहुत जरूरी है। तूफान जब आता है तो आप तूफान से जाके लड़ते नहीं हो। तूफान आता है तो आप साइड में खड़े हो जाते हो, तूफान को निकलने का इंतजार करते हो। मुश्किल से 2 से 4 हफ्ता आपको इंतजार करना है। इसका इंतजार का मतलब है सेल्फ लॉकडाउन। खुद आपको, जनता की भागीदारी जरूरी है। बार बार हम सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार यहाँ पे पुलिस खड़ी क्यों नहीं करती? जो मास्क नहीं पहन रहे उनको फाइन क्यों नहीं करती? जो लोग रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं उनको पकड़ती क्यों नहीं? क्यों पकड़े? किसके लिए पकड़े? जनता के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए। तो ये काम पब्लिक खुद आगे से आके क्यों नहीं करती कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, हम सारे लॉकडाउन के नियम या हमारे जो भी कोविड जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम लोग पालन करेंगे। ये साइक्लोन है, ये एक तरह का तूफान है, बहुत स्पीडली आया है। जो इसके सामने आएगा चपेटे में आएगा, लेकिन ये तूफान उतनी स्पीड से निकल भी जाएगा। इसलिए हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है और एबनॉर्मल सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर, सबका एबनॉर्मल रेस्पॉन्स। एक नॉर्मल रेस्पॉन्स हम नहीं चाहते कि नॉर्मल रेस्पॉन्स करें। एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल रेस्पॉन्स की जरूरत है। जहां तक बेड की सिचुएशन की बात है, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास बेड अवेलेबल है। पहली वेव से ज्यादा बेड हमने अवेलेबल इस बार करवा दिए हैं। बेड है, ऑक्सीजनेटेड बेड ज्यादा है, आईसीयू बेड भी हमारे पास बहुत है, लेकिन पब्लिक में पैनिक सिचुएशन ज्यादा है। मेरे पास दिन में कम से कम 1000 से 1200 कॉल आते हैं, सेकंड टू सेकंड कॉल रहते हैं। और हर वक्त मैं देखता हूँ कि एक ही पेशेंट के लिए 10 से 12 लोग कॉल करते हैं। उनको लगता है कि शायद बाद में बेड नहीं मिलेगा, इसलिए हम बेड सिक्योर कर लें। तो थोड़ा सा लोगों को संयम रखना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में यह है कि हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल एजुकेटेड है कोविड के बारे में। पहले कभी भी हिंदुस्तान में ये बात नहीं थी कि लोगों को पता होता था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। आज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को मालूम है कि खांसी का, कफ का मतलब क्या है, बुखार का मतलब क्या है, या ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है जब ड्रॉप हो रहा है तो क्या करना है, कहाँ जाना है। थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की जरूरत है। अगर ये तूफान जो आया है ये टल जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा संयम रखेंगे, सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, ऑल ओवर कंट्री में कर रहे हैं, सब लोग तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई लापरवाही हो रही है, बट पब्लिक की भागीदारी जरूरी है, लोगों का कॉपरेशन हमको इसमें चाहिए। जब तक पब्लिक कॉपरेट नहीं करेगी, हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर नहीं मिल रहे, डॉक्टर है, डॉक्टर अवेलेबल है, बट एक डॉक्टर कितने मरीज देखेगा, कब तक, कितना काम करेगा? लोग फटीग हो रहे हैं। आज डॉक्टर्स हमारे पास में, हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? डॉक्टर्स एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, नर्सिंग स्टाफ हम एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, बट दिस इज एबनॉर्मल सिचुएशन एंड वी हैव टू रेस्पॉन्ड एबनॉर्मल।
बिल्कुल। डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ आज इस पैनल पे 3 महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। उन सबसे इनपुट्स लेकर पूरी चर्चा को हम आगे ले जा रहे हैं ताकि लोग भी समझे कि क्या मुश्किलें आती हैं। पर डॉक्टर पारेख, मेरा सवाल आपसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि आप पहली बार अभी जुड़े हैं हमारे साथ इस आज तक की मुहिम में, जहां हम डॉक्टर स्पेशल के जरिए कोरोना पर जागरूकता फैला रहे हैं और जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पहला सवाल, जो द लैंसेट का दावा है कि ड्रॉपलेट्स के जरिए, यानी जो बूंदे निकलती हैं, उनका कहना है कि अब उससे आगे का मामला हो गया है, ये बीमारी हवा से भी फैल रही है। आपका अनुभव इसको लेकर क्या कहता है? दूसरी तरफ जब हम संक्रमण के फैलने की बात करते हैं तो एक तरफ तो वो लापरवाही है, दिवाली से और उसके बाद से चुनाव प्रचार देखकर तो लोगों को लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो चुका है देश से, लापरवाही। और दूसरी तरफ ये जो हम देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन्स की बातें बहुत सारी हो रही हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? अंजना जी, आपका पहला सवाल, ये ड्रॉपलेट से जो स्प्रेड हो रहा है, जो लैंसेट में आया है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। 1936 में FW वेल्स करके रिसर्चर थे, उन्होंने इसके बारे में उस समय सोचा था और उनके रिसर्च में उन्हें क्या देखा था कि जैसे बूंद जमीन पर गिरता है तो 3 फैक्टर होते हैं जिससे वो स्प्रेड हो सकता है। एक तो हवा की गति, दूसरा जो टेम्परेचर रहता है रूम में, और तीसरा ह्यूमिडिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक मॉडल तैयार किया था, उसके बारे में लोग भूल गए थे। उसका नाम वेल्स इवेपोरेशन कर्व है। तो यानी क्या होता है, जब बूंद नीचे गिरता है वो हल्का हो जाता है, जैसे सूखता है, और फिर वो हवा में उड़ सकता है। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में 1 साल पहले जो हमारी पहली कोरोना वायरस की किताब लिखी, उसमें हमने लिखा था कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन तब ज्यादा लोग सुन नहीं रहे थे क्योंकि ये 1936 का पेपर था, लोग भूल गए थे। लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये होने की संभावना बहुत बड़ी है। तो अभी ये लैंसेट में कंफर्म हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं, तो उसको वापस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमको घर में रहना चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है कि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट स्प्रेड से बढ़ सकता है। और ड्रॉपलेट को बोलते हैं अभी एयरबॉर्न, क्योंकि वो हवाई में वो ड्रॉपलेट उड़ सकता है जैसे वो छोटा होता है। आपका दूसरा सवाल था ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स के बारे में। इसके बारे में तो काफी चर्चा हो गई है, तो मुझे कुछ नया नहीं कहना है। ये एक वायरस की निशान है, कोरोना वायरस की निशान है कि वो हमेशा म्यूटेट होते रह जाते हैं, और जो म्यूटेशन ज्यादा फैल सकता है वो बढ़ते रहता है। ये भी हमने 1 साल पहले हमारे कोरोना वायरस किताब में लिखी थी। अभी हमारी जो वैक्सीन बुक छपी है 2 महीने पहले, उसमें भी हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये म्यूटेंट तो होने वाला है। और तीसरी बात ये है कि पैंडेमिक, वायरल पैंडेमिक के निशान है कि वो सुनामी जैसे लहरें में आती जाती है। तो ये दूसरी लहर है। और 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक हुई थी उसमें भी 3 लहरें थी, उसके बारे में भी हमने लिखा था 1 साल पहले। और दूसरी लहर पहले लहर से काफी गहरी थी, और तीसरी लहर भी पहले लहर से ज्यादा थी। हमको अभी तीसरी लहर की तैयारी करना शुरू करना चाहिए। हमने दिसंबर में लिखा था कि ये दूसरी लहर मार्च अप्रैल में आ जाएगी, और उसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन काफी सब हमने किया है, जैसे डॉक्टर बंसाली बोल रहे थे। अभी हमको बस तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर राजेश पारेख, आपने जो कहा है उस पर सबको ध्यान देकर जरा सुनना और समझना चाहिए। पहले की महामारियों की एक ट्रेंड को देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि 3 लहरें तक आ सकती हैं। अभी हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरह से चरमरा रही है। डॉक्टर राहुल पंडित, आप भी महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं, आपकी नजर से समझना चाहेंगे दूसरी लहर के इस प्रकोप को। और इसी के साथ जो डॉक्टर राजेश पारेख कह रहे हैं, तीसरी लहर की भी संभावना है, ऐसे में तैयारी हमें उसके लिए भी रखनी होगी। नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहकर हर तैयारी को टाल देना कि डर मत फैलाओ, डराओ मत लोगों को, ये सही नहीं है। क्योंकि महामारी है, ये लोगों की जिंदगी लेती है, मामला बहुत गंभीर है। कितना भी फटीग सेट इन हो जाए, व्यवस्था को, अस्पतालों को, सरकारों को सचेत रहना होगा और तैयारी रखनी होगी ऐसी लहरों के लिए।
बिल्कुल। अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज हम लोग केसेस देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ बम्बई की बात करूं, और मैं बम्बई के रीजन की नहीं, मतलब थाना, भिवंडी, नवी मुंबई की नहीं बात करूं, तो बॉम्बे में करीब करीब 8 से 10 हजार के बीच में रोज के कोरोना मामले आ रहे हैं, जो कि हमारा पिछला पीक था, 2600 के करीब था पीक सितंबर महीने में, उससे करीब 4 गुना ज्यादा अभी केसेस आ रहे हैं। और इस लहर में जो एक खासियत आई है, वो ये है कि करीब 85 से 86% लोग जो है वो एसिम्टोमेटिक है। तो ये दिलासा देने वाली बात है कि इसका मतलब है कि 85 से 86% लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर इसका और एक पहलू ये भी है कि यही लोग जो है एसिम्टोमेटिक होने के कारण जो है वो लोग घूम सकते हैं बगैर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर उन्होंने अपना व्यवहार किया तो एक दूसरे को और फैला सकते हैं बीमारी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि उनको बीमारी हुई है करके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिम्टोमेटिक बीमारी का। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं इस लहर में, कि जो 30 से लेके समझो 50 उम्र या 25 से लेके 50 साल वाले पेशेंट जो थे, वो पिछली पिछली कोरोना की जो वेव आई थी, उसमें इनकी संख्या जो थी बीमार पड़ने की ज्यादा नहीं थी। उसके 2-3 कारण थे। एक तो पिछली बार लॉकडाउन बहुत कड़क था, ऑफिसेज और स्कूल्स और जो वर्क प्लेसेस थे, लोकल ट्रेन थे, वो करीब करीब पिछले साल पूरी तरह बंद ही रहे। तो ये जो लोग थे वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चालू था। तो इस वक्त जो है ये ट्रैवल करने वालों की संख्या, घर से बाहर निकलने वालों की संख्या जो थी, ये इस उम्र के लोगों की थी, जो कि 25 से लेके 50 या 55 साल की उम्र वाले थे। दूसरी बात, इनमें जो है वैक्सीनेशन भी हम लोग ने अभी अभी शुरू किया है, 45 के ऊपर। अभी पूरी तरह से ये लोग वैक्सीनेट भी नहीं हुए थे, तो इसलिए जो है इनकी जो संख्या इस वक्त अस्पताल में है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। दूसरी चीज मैं एक देख रहा हूँ जो ग्राउंड में है, जिसका कि थोड़ा सा हमको साइंटिफिक तरीके से एक संशोधन करके देखना पड़ेगा कि ये जो वायरस है, इस वक्त जब इन यंग लोगों को जो इन्फेक्ट कर रहा है, जो 50 के नीचे वाले या 60 के नीचे वाले हैं, उनमें लंग्स के जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी से फैल रहा है। क्लिनिकली मैं आईसीयू में देख रहा हूँ कि जो आज मेरे पास आईसीयू का मेरा करीब करीब 40-35 बेड का आईसीयू है, उसमें 60% के करीब पेशेंट जो है जो अभी 60 साल की उम्र के नीचे हैं। एवरेज एज करीब 45-50 के करीब है, जो कि पिछले साल नहीं था। अच्छा। तो ये सब लक्षण जो है ये दिख रहे हैं हमको तीसरे वेव के हैं। हाँ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दूसरी लहर में आखिर इस म्यूटेंट वायरस को किस तरह से रोका जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मान्यता है कि काशी मोक्षदायिनी है। हिंदू परंपरा में मृत्यु को स्वीकार करने की सबसे पवित्र जगह है। इसीलिए वाराणसी के महाश्मशान घाटों पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र श्मशान घाटों पर शवों के आने का सिलसिला पहले भी कभी नहीं रुकता था, लेकिन कोरोना की इस लहर ने जो कहर बरपाया है, वाराणसी के इन श्मशान घाटों पर भी मानो कोई अजूबा घट रहा हो, जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा है। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही है, 15-20 लाइन में है, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई है इलेक्ट्रिक वाले पे। ये पोजीशन है। क्या सभी कोरोना की बॉडी है? मोर देन 65% को, मोर देन 65% वही है। 65 में 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु हैं और सब यंग एज के लोग हैं। पहली बार इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी लेकर के जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिले, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे। इस समय कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है। और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था, जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्श को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अपने नंबर का समय देखना पड़ रहा है। 2 घंटा 4 घंटा बाद नंबर आ रहा है। कोरोना के हमले से जो हालात बने हैं, उसमें कौन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, कोरोना ने सबको मारा है।
सबकी गति एक ही है। श्मशान घाटों पर लाशें अपने अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में लाइनों में लेटी हुई हैं। तो उधर कब्रगाहों में कब्रों की खुदाई के एडवांस इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सूरत के रामपुरा का कब्रिस्तान है, जहां अब पहले से कई गुना शव रोजाना आने लगे। सिर्फ इंसान के बस की बात नहीं रही, जेसीबी मशीनें भी कब्रों की खुदाई में लगी। कब्रिस्तानों में तैयारी में ऐसा है सर कि पहले हम जो है कि कब्रें जो हमारे आदमी यहाँ के जो स्टाफ है कब्रिस्तान का वो खोदते थे, जबकि 1-2 मृत्यु आती थी यहाँ पे दफन विधि के लिए। लेकिन अभी कोरोना के वजह से जो मृत्यु का जो रेशियो ये बढ़ गया है, तो अभी फिर हमने ये कब्र खोदने वाले आदमी हमारे नहीं थके और ये काम करते रहे, तो हमने 25 से 30 कब्रें जो है जेसीबी से खुदवा के रखी है, ताकि कोई भी अगर आती है डेड बॉडी तो उसकी अंतिम विधि जो है वो तुरंत से तुरंत की जाए। देश भर में कब्रगाहों पर कोविड मौतों को दफनाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में कोविड मौत किस तरह से विकराल रूप ले रखी है, इसे समझने के लिए बस आंकड़े ही काफी हैं। देश में अब तक कोविड से कुल मौतें 1,74,308 है और मौत की दर 1.22%। अब तक एक दिन में सबसे अधिक मौत 17 जून 2020 को हुई थी, जब 2003 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 16 सितंबर 2020 को कोविड से भारत में 1,290 मौतें हुई थी। इसके बाद मौत का ग्राफ घटते घटते 9 मार्च 2021 को 77 के आंकड़े पर रुका, लेकिन बीते 38 दिनों में रोजाना मौतों ने छलांग बढ़ाई है। 15 अप्रैल को 1,185 मौतें दर्ज हुई। मौतों का ये आंकड़ा रोजाना केस बढ़ने की रफ्तार की वजह से डरावना है। बीते 2 दिनों से रोजाना 2 लाख मामलों से अधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में मौतों के बढ़ने की आशंकाएं भी बढ़ी हुई हैं। मृत्यु की दर के लिहाज से सबसे परेशान करने वाली स्थिति पंजाब की है, जहां मृत्यु दर 2.7% है। इसके बाद सिक्किम में 2.1 की दर से मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में मौत की दर 1.7%, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड तीनों राज्यों में मृत्यु दर 1.6% है। राजधानी दिल्ली में मृत्यु दर 1.5% है, जबकि तमिलनाडु और यूपी में मृत्यु दर 1.3% पर है। सिर्फ एक मौत किसी परिवार को तबाह कर सकती है। मौत के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। सूरत से गोपी घांगर और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज तक पर आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज तक की ये मुहिम, जिसमें देश भर से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज लगातार ऐसे शोज आप देखेंगे, हर घंटे हम एक बड़े पैनल के साथ आपके सामने आएंगे। और इसी बीच अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की ये चेन आखिर कैसे टूटेगी। महाराष्ट्र स्पेशल, जिसमें महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के 3 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजेश पारे खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए जसलोक हॉस्पिटल से। लेकिन इससे पहले कि हम बुलेटिन आगे लिए चले, पंकज उपाध्याय जुड़ रहे हैं बड़ी खबर पर, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री से बातचीत की है। और पंकज उपाध्याय, ऑक्सीजन की कमी को लेकर कि कैसे ये कमी पूरी हो, इस पर उद्धव ठाकरे ने पहले भी चिट्ठी लिखी थी। क्या कुछ इस फ्रंट पे किस तरह का अभाव है और किस तरह से प्रभावित कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन में कोविड से लड़ने के? अंजना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क साधा। करीब आधे घंटे पहले बातचीत हुई है और एक बार फिर से मुंबई शहर की और महाराष्ट्र राज्य की जो स्थिति बनी हुई है कोविड को लेकर, उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन भी हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन जहां तक बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो फिर भी 3000 के ऊपर है। लेकिन सबसे जटिल समस्या जो इस वक्त राज्य सरकार के सामने है वो मेडिकल ऑक्सीजन की है। 1200 से करीब 1500 मेट्रिक टन की महाराष्ट्र राज्य को ऑक्सीजन की इस वक्त दरकार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब उतना भी वक्त नहीं है कि अलग अलग राज्यों से बाय रोड ऑक्सीजन मंगाया जाए। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और अब इजाजत दी जाए कि ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कराया जाए। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। पहले ही मुंबई में सरकार बता चुकी है कि 2 लाख जो हैं इंजेक्शंस की मांग करी गई है। 25,000 तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी बाकी पूरी जो पूर्ति है वो नहीं हो पाई है, जिससे आने वाले 2 या 3 दिनों में और मुसीबत हो सकती है। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो मुसीबत राज्य सरकार के सामने है वो ऑक्सीजन की है। और 1 या 2 अस्पताल नहीं, तमाम पूरे प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं वो सबसे
ज्यादा इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से ही जूझ रहे हैं। और ये पूरी जानकारी आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ साझा करी है। ठीक है, इसी पर जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली आपके पास आते हुए, डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ जुड़ रहे थे, देखते हैं अगर वो वापस जुड़ पाए क्योंकि वो भी कोविड टास्क फोर्स से हैं। डॉक्टर भंसाली आपके पास आते हुए, ऑक्सीजन इलाज में, ट्रीटमेंट में, जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम अपनाते हैं, कितना क्रूशियल है, कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही क्या आपको भी वहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है? आप तक क्या रिपोर्ट आ रही है? डेफिनेटली अंजना, पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन कोविड से लड़ने के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय है। ट्रीटमेंट में अगर अपन देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने लगता है, 92, 93 के नीचे आता है तो। बाकी जहां तक रेमडेसिविर मेडिसिन की बात है और मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर मैं आपको पूरी अथॉरिटी से ये बात बोलता हूँ, रेमडेसिविर का इतना बड़ा फायदा नहीं है। सिर्फ आपका जो स्टे है हॉस्पिटल में, अगर आपका 10 दिन स्टे था तो उसको 8 या 9 दिन कर रहा है। कोई बड़ा बेनिफिट रेमडेसिविर से नहीं है। जिस तरह से पहले काफी दवाइयों के बारे में आया था, रेमडेसिविर के बारे में भी ऐसा ही है। यस, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हमने ये स्टेप लिया महाराष्ट्र के अंदर कि जो इलेक्टिव सर्जरीज है या जो रूटीन सर्जरीज है उनको पोस्टपोन किया जाए। नॉन कोविड के अंदर जो एसेंशियल सर्जरीज है, ऑपरेशन है, वो करना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कंजप्शन होता है। इसलिए जो इलेक्टिव सर्जरीज, रूटीन प्रोसीजर्स है, वो सारे बंद कर रहे हैं ताकि वो ऑक्सीजन हम लोग कोविड पेशेंट्स के लिए दिए जाए। और आज की तारीख में ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास है, कुछ स्टॉक्स है, अभी थोड़ी बहुत कुछ जगह पे दिक्कत आ रही, बट ऐसा नहीं हो रहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस वजह से मरीजों को कोई तकलीफ हो रही सप्लाई। और उसके लिए लगातार हमारी मीटिंग्स, काम चल रहे हैं। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इसके बारे में बात किया। तो सप्लाई हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है भविष्य में, उससे निपटने के लिए उसके बारे में कार्रवाई चल। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर राहुल पंडित, जल्दी से आपके पास इसी पर टेक लेते हुए, आप ऑक्सीजन को कितना क्रूशियल मानते हैं? जैसा कि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। रेमडेसिविर पर उन्होंने अपने तरीके से कहा है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कम करने की वो बात कर रहे हैं। दोनों पर आपका अनुभव, लेकिन अगर ऑक्सीजन की फौरन बहुत ज्यादा अभी कमी नहीं है, तब भी हमें कल के लिए तैयारी रखनी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पर उठाया गया कोई भी कदम ज्यादा नहीं हो सकता है। आपको सतर्क होकर आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग करती रहनी पड़ेगी कि कल को हो सकता है मामले और बढ़ जाए। बिल्कुल, ऑक्सीजन जो है सबसे मेन स्टे है ट्रीटमेंट का कोविड के लिए, जिनकी की सैचुरेशन जो है, जैसा डॉक्टर बंसल ने कहा, 92 या 93% के नीचे जा रहा है। पर इसमें यह बात भी बहुत जानना जरूरी है कि हमको जिस पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन पेशेंट में हमको जाके 100% सैचुरेशन या 99% सैचुरेशन की एम करने की जरूरत नहीं है। हम उनको 93 या 95 के बीच में अगर रख सके, एक आध ऑक्सीजन की भी, लीटर ऑक्सीजन की भी अगर बचत कर सके तो वो पेशेंट को तो कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारा जो ऑक्सीजन का बचत जो है ऑटोमेटिकली होगा। और हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई वाल्व में लीकेजेस है, कहीं कोई वाल्व जो है काम नहीं कर रहा ठीक से, उन सबका रिपेयर इमीडिएटली कर लेना चाहिए। अभी हॉस्पिटल को हमने कहा है कि जहाँ पे कि एयर कॉन्सेंट्रेट करके, एयर में से ऑक्सीजन निकाल के जो बनाने वाले प्लांट्स है, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बात की है। महाराष्ट्र के हमारे ऑनरेबल सीएम सर की भी बात हुई थी हमारी, कि ऐसे भी प्लांट्स वाले बनाने वाले फैक्ट्रीज हैं, अगर उनमें से हम लोग कुछ हेल्प ले सके तो हम हवा से जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसका भी इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में हो सकता है। तो ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये सब चर्चाएं है, ये एक दिन का काम नहीं है। पर अगर हम लोग इस वक्त इसकी सब तैयारी करेंगे तो शायद अगली वेव, जो मैं बता रहा था पहले, कि जब सेकेंड वेव आती है तो थर्ड वेव आना निश्चित है। और अगर हम लोग सही एपिडेमियोलॉजिकल स्टेप्स उठाएंगे तो ही थर्ड वेव का जो है हम लोग थोड़ा बहुत ब्लंट कर पाएंगे, पर थर्ड वेव आएगा ये तो पक्का है। तीसरी बात आपने वो रेमडेसिविर की पूछी थी। रेमडेसिविर का जो एक्शन है वो वायरल रेप्लिकेशन कम करने में होता है और उसके बारे में स्टडीज भी पब्लिश्ड है। पर इतना ही ये भी बात सच है कि रेमडेसिविर से कोई भी अभी तक संशोधन पत्र या कोई भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं छपा है जिससे कि बताया जा रहा है कि उसमें मोर्टेलिटी कम हो रही है। हर पेपर यही बोल रहा है कि अगर आपका वायरल रेप्लिकेशन कम हो रहा है या हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन से आपका ड्यूरेशन जो है स्टे का कम हो रहा है, पर मोर्टेलिटी के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए मेरी जनता से यही अनुरोध होगा कि अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो आप बहुत ज्यादा बेचैन मत होइए। रेमडेसिविर का स्टॉक सरकार जो है वो बना रही है कि वापस जो है स्टॉक पूरी तरह से वापस आ जाए, पर 1-2 दिन से अगर स्टे बढ़ता है या कम होता है, उसके अलावा मोर्टेलिटी में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन, अच्छी इंटेंसिव केयर, अच्छा हॉस्पिटल केयर, इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आप अपने पेट के बल पे सोइए, पेशेंट जो है अपने पेट के बल पे सोए, उससे उसका ऑक्सीजन बढ़ेगा।
ये सब छोटी छोटी चीजें बढ़ा के, ऑफकोर्स रेमडेसिविर का भी उसमें थोड़ा बहुत रोल होगा, पर सिर्फ रेमडेसिविर के भरोसे पे नहीं है कि ये पेशेंट अच्छा होने वाला है। सब चीजों का एक होलसम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल जब हम फॉलो करेंगे तभी पेशेंट को जो फायदा होगा। जी मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र स्पेशल में ये जो कोविड टास्क फोर्स के आप लोग बैठे हुए हैं, इनसे लोगों को बहुत भरोसा भी आएगा आपकी बातों से, क्योंकि आप हैंड्स ऑन पूरे इशू को डील कर रहे हैं, समस्याओं को डील कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, 3 चीजों पर आपके मुझे कमेंट्स चाहिए राजधानी दिल्ली का पूरा फैक्टर इन करते हुए, आपका खुद का एक्सपीरियंस। एक तो ऑक्सीजन कितना क्रूशियल वो ट्रीटमेंट में है, उसके अभाव को लेकर दिल्ली में क्या तैयारी है, क्या फॉरवर्ड प्लानिंग सरकारों को करनी चाहिए। दूसरी तरफ रेमडेसिविर के बारे में जैसा वो लोग बता रहे हैं, और तीसरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताया कि जो पेशेंट्स है वो पेट के बल सोए तो इससे आपका ऑक्सीजन इंटेक जो है वो ठीक रहेगा। ये सब पर हो रहा है। ऐसे कुछ अगर टिप्स हो जो कि आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि सब बड़े ध्यान से डॉक्टर्स की बात ऐसे वक्त पर सुन रहे हैं। डॉक्टर पारिक। हाँ अंजना जी, अभी मुझे लगता है समय कम है, तो मैं आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। पहले तो मुझे आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टास्क फोर्स पे नहीं हूँ। मैं जसलोक हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च और न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ, और सिर्फ मैंने 2 किताबें लिखी है, एक कोरोना वायरस बिल्कुल पर, स्पष्ट है, वो हमने बता दिया है। 3 डॉक्टर्स वहां के थे, आप नहीं है जी, इसीलिए आपसे मैं दिल्ली का अनुभव पूछ रही हूँ। जी जी, वी ऑल नो यू। वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि रेमडेसिविर के बारे में गए नवंबर में WHO ने सॉलिडारिटी ट्रायल का डेटा पब्लिश किया था। सॉलिडारिटी ट्रायल ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रायल थी जो देख रही थी कि अलग अलग दवाइयों का कोविड पे क्या असर होता है। उसमें दिखाई दिया कि रेमडेसिविर का बिल्कुल कोई भी रोल नहीं है, और WHO ने एक एडवाइजरी भी छपी थी कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो रेमडेसिविर के बारे में। तीसरा, ऑक्सीजन के बारे में जो मेरे कॉलीग्स ने बताया, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं ऐड कर सकता हूं। ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ठीक तरह से राशन करना चाहिए और उसका इस्तेमाल ठीक तरह से करना चाहिए। और आपने, जब मैं आपकी तस्वीरें देख रहा था ब्रेक में, आपने 4 तस्वीरें दिखाई। एक तो लॉकडाउन की, एक तो हरिद्वार में कुंभ मेला की, एक तो एम्बुलेंस दिखाई आपने, और एक तो भारत का मैप नकाशा दिखाया आपने। और मेरे दिमाग में ये चारों एक साथ हो गए। अब देखिए, अभी समझो हमारा देश एम्बुलेंस में है और एक तरह से हम लोग ब्रेक दबा रहे हैं जो लॉकडाउन के जैसे होता है, और दूसरी तरह से एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं जो अपने मेले के जैसे होता है। तो अगर हम एम्बुलेंस में बैठे बैठे ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाएंगे तो उससे तो नुकसान ही होने वाला है। और फाइनली मुझे जब ब्रेक में मैंने ढूंढ निकाला, जो हमारे दोनों किताब में हमने जो ग्राफ दिखाया था, मैं जल्द से आपको दिखाता हूँ, आधा मिनट लगेगा। देखिए, ये 3 लहरें हैं जो 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक हुई थी उसमें हुई थी, और वैसे ही अभी हो रहा है कि दूसरी लहर पहले से ज्यादा है, तीसरी शायद दूसरी से कम रहेगी, शायद पहले से ज्यादा रहेगी। वो सब हमारे ऊपर है और वायरस के म्यूटेशन पर है। तो हमको सबको साथ में काम करके, अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके, वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द बढ़ा के, जितना जल्दी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा के, हम ये तीसरी वेव का कंट्रोल कर सकेंगे और शायद दूसरी वेव को थोड़ी कम भी कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपकी तमाम बातें डॉक्टर पारिक। और सबसे दिलचस्प बात आपने यही कही कि एक तरफ हम एम्बुलेंस में बैठे हैं, एक तरफ एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं क्योंकि पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, और तीसरी तरफ हम मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन के साथ ब्रेक भी लगा रहे हैं। एक गाड़ी पर आप दोनों तरफ पैर दबाकर नहीं रख सकते हैं, आपको एक तय दिशा में बढ़ना पड़ेगा अगर इस बीमारी को हराना है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना स्पेशल आप देख रहे हैं, कोरोना में डॉक्टर स्पेशल देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता और हम सबको मिलकर इस बीमारी को हटाना है। और इसी के साथ अगर व्यवस्थाएं लाचार हो रही हैं, नाकाम साबित हो रही हैं, तो फिर उनको भी जगाते रहना है। से लेकर दिल्ली कहानी यही है कि एक तरफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं, टेस्टिंग से लेकर बेड, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद मौत के बाद भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, गुस्सा जनता का दिख रहा है। यहां पर
जो सख्तियां बरती गई हैं, क्या उससे जरा भी असर दिख रहा है? जरा सड़कों का नजारा भी दिखाई देगा। अंजना, जिस तरीके के लोगों में गंभीरता होनी चाहिए थी ग्राउंड जीरो पर, वैसी गंभीरता नजर नहीं आती है। इस वक्त मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे मौजूद हूं और यहां पर जो भीड़ है उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़े प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आखिर लोगों का रिस्पांस किस तरीके का है। पहले तो कुछ दिनों में हमने ये देखा कि जो माइग्रेंट्स थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी या जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी या जिन्हें डर था कि आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस के चलते उनकी नौकरी जाएगी, वो ही बाहर जा रहे थे। लेकिन अब तो परिवार के परिवार मानो निकल रहे हैं कई, और बहाने लोगों के सुनिए, कई लोग कहते हैं कि गर्मियां आ रही हैं इसलिए वापस जा रहे हैं, कई शादियों की बात बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हमें गांव में जाना ठीक रहेगा, कई ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा तब और मुसीबत हो जाएगी। तो जितने लोग उतनी बहाने, ग्राउंड जीरो पर हर रोज इस इलाके में भीड़ उमड़ रही है। सब्जियों की दुकानें खुली हैं, सुबह सवेरे वहां पर भीड़ हो जाती है, चाहे वो बोरीवली का इलाका हो, दादर का इलाका हो। तो ग्राउंड जीरो पे जो गंभीरता लोगों में भी दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। जी अंजना। पंकज, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं यही स्थिति भयावह पूरी तस्वीर को बनाती है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं पंकज कि कैसे लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। ये वायरस ऐसे बहाने नहीं सुनता है। उन घरों का मातम आप देखिए जहां पर किसी न किसी की मौत हो गई है। हमें संक्रमण इसलिए भी रोकना जरूरी है क्योंकि कई लोग हैं जो ऐसी परेशानियों से जूझते हैं जहां पर उनकी जान पर बनाती है अगर ये बीमारी हो जाए तो। इस गंभीरता को लोग नहीं समझेंगे तो हमें ऐसी नौबत में फिर ना जाना पड़े जहां लॉकडाउन की स्थिति बने। इसी पर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो बहुत बड़ा पैनल जिसका मैंने आपसे परिचय कराया था, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ भारत सरकार की तरफ से भिजवाए थे और अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी जरूरत इत्यादि प्रोजेक्ट की होगी इसके हिसाब से, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो वो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज जब हम आपकी बात सुने तो विशेष रूप से जो अभी एक्यूट सर्ज हो रहा है या होने की संभावना है मान लीजिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन के इत्यादि, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि शायद हॉस्पिटल बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या ऑक्सीजन के अंदर कहीं कहीं कोई कमी इत्यादि। यद्यपि भारत सरकार ने पहले से भी बहुत सारे ऑक्सीजन के सपोर्ट सिस्टम्स आपके यहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए काम किए हैं, वो सब चीज़ें आपकी जानकारी में है। लेकिन इस संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये जरूर आप आज हमें बताइएगा और इस एक्यूट सर्ज की संभावित की एडवांस्ड प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल में हम करें। जहाँ तक मैंने अभी सुबह देखा कि हमारे पास जो है लगभग जो डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में वो 2084 के करीब हैं और इसमें जो बेड्स हैं वो खाली जो कोविड हॉस्पिटल जो कैटेगरी है उसमें वो 4,68,974 हैं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 4,043 हैं, उसमें भी 3,57,096 बेड्स हैं और कोविड केयर सेंटर्स लगभग 12,673 में अगेन 10,26,195 बेड्स हैं। ये सारे बेड्स को मैंने जोड़ा तो हमारे पास इस समय जो डेडिकेटेडली जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और कोविड केयर सेंटर्स में ये 18,52,265 हैं और इसके अलावा 12,693 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी हमारे को हर एक जगह पे क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग नंबर होता है बेड्स का, इसलिए उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये इतने बेड्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी हमारे को आवश्यकता
लगती है या हमारा प्रोजेक्शन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आज आप जरूर चर्चा करें। कुछ सुझाव थे कि हर शहर में, हर स्टेट में, कुछ शहरों में विशेष रूप से जो है ये अभी सर्ज जो है उसका कोविड का प्रकोप ज्यादा है, वहां के लिए हम स्पेशल फोकस करके स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाएं। और विशेष रूप से एक सुझाव और था कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जो क्षमता है उसका और ज्यादा प्रयोग करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस को हम भी यहाँ से जितना भी उनको और ज्यादा एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली और थॉरोली इन्वॉल्व होने के लिए इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस तो स्टेट्स के गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, तो हर एक मेडिकल कॉलेज को भी 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम लोग फोकस्ड वे में देकर और उनका भी और ज्यादा उनकी मैन पावर और उनकी जो क्षमता योग्यता है उसका हम और ज्यादा विशेष रूप से इस्तेमाल करें। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको विशेष रूप से उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि लेट जो इतने समय में लोगों को बहुत इस प्रकार की सुस्ती हो गई कि लोग शायद कोविड को कभी कभी लाइटली लेते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाते हैं। तो ये तो हम साल भर से ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। और थोड़े से बड़े लेवल के कंटेनमेंट जोन्स, लार्ज कंटेनमेंट जोन्स, और जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्वारंटाइन, उस नाते जो है अपने अपने स्टेट्स में आप अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से शायद हमारी स्ट्रैटेजी में एक बात और जिसके बारे में पिछले समय में भी बहुत चर्चा हुई है, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये जब वेरिएंट्स वगैरह की बात चली, यद्यपि हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई-जून के महीने से कर रहे हैं देश में। ये जो यूके वेरिएंट की बात तो थोड़े कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहे थे। और अभी भी जो है स्पेसिफिकली फोकस्ड वे में जो इस समय 13,000 से ज़्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज़्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। उसमें 13,000 से ज़्यादा जो है केवल इस सर्ज के दौरान जो है हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। और उसमें जो एक बात हमें ध्यान में आई है कि, और उसके लिए रिक्वेस्ट आपको औपचारिक तौर पे भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी पत्र लिखकर भी करेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो स्टेट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन जिस लेवल का जो बातों तो 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, जो भी सुविधाओं की जरूरत है तमाम राज्यों को हम पहुंचा रहे हैं। समीक्षा बैठक के बाद जानकारी देते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन